डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहले आप नोट कर लीजिए, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हेंस बेथे एंड जॉन वैन वेलेक। तो इस थ्योरी में क्या क्या बताया जाता है वो पहले आप समझ लीजिए, फिर इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये नोट करना है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो जो है उसको इस बॉन्ड को इस थ्योरी में दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी आयनिक। जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ऐसे ही मेटल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और लिगेंड जो है वो नेगेटिव होता है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो जस्ट लाइक ऐसे ही होती है जैसे आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में होती है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस थ्योरी में ये भी बताया गया है कि जो मेटल है उसके चारों तरफ मेटल क्या है कि उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और लिगेंड्स जो हैं उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं। सपोज 4 लिगेंड हैं तो वो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल टाइप की शेप या स्क्वायर प्लेनर टाइप की शेप बना लेंगे। तो वो इस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं ताकि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर इसलिए रहते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो, उसी से उसकी शेप होती है। जैसे अगर लिगेंड जो हैं वो 6 हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल शेप रहती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। ऐसा अपने आयनिक कंपाउंड्स के केस में भी समझा है। जैसे कि Na पॉजिटिव के साथ आपको याद होगा कि 6 Cl लगे होते हैं, ये एक इस Na के ऊपर होता है एक नीचे होता है। इस तरीके से ये 6 यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, Na के ऊपर और नीचे वाला मिला के 6 हो जाते हैं और इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस तरह से इस थ्योरी में ऐसा कुछ बताया जाता है। और इस थ्योरी में जो मेन पॉइंट है वो आपको नोट करना है कि मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब होता है दे हैव इक्वल एनर्जी। तो इसका इस तरह से उनमें डीजेनरेसी होती है। लेकिन जब मेटल के साथ लिगेंड लगते हैं और इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने लगता है तो डीजेनरेसी जो है ब्रेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको बताऊं तो ये डी ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल तो नीचे हो जाते हैं और 2d ऑर्बिटल ऊपर हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि dxy dyz और dxz ये तो लोअर ऑर्बिटल बन जाते हैं, लोअर एनर्जी ऑक्यूपाई करते हैं। और जो दूसरे 2 ऑर्बिटल होते हैं dx² -y² और dz² वो हायर एनर्जी पे होते हैं। तो इस तरह से उनकी डीजेनरेसी स्प्लिट अप हो जाती है, जिसे आप आगे पढ़ेंगे कि उनको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है? डी ऑर्बिटल का ऐसे 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक हो जाना एक लोअर एनर्जी। आपको ये भी नोट कर लेना है कि ये जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं इनको T2g बोलते हैं और जो हायर एनर्जी के हैं वो Eg ऑर्बिटल इनको बोलते हैं। तो यही इस थ्योरी का मेन पॉइंट है। तो इस थ्योरी के सारे मेन पॉइंट जो है आपको नोट कर लेने हैं जो हम आगे आपको बताते हैं। तो आगे आप मेन पॉइंट नोट कीजिए। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको बताया था कि मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी आयनिक। तो आयनिक के बीच में क्या है? हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दीज इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू दोज बिटवीन आयन्स इन ए क्रिस्टल। जैसे NaCl का क्रिस्टल होता है तो उसी तरह की इंटरेक्शन होती है, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। और आपको नोट कर लेना है कि इसको लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। और अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो इसमें सेकंड पॉइंट में क्या आपको बताया गया है कि लिगेंड्स आर पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो लिगेंड जो है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रहती है। और आगे है द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन इज सच दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। रिपल्शन मिनिमम कब होगी? जब उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, जैसा मैंने अभी बताया था।
और थर्ड पॉइंट ही इसका मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान से नोट कर लेना है। तो इसमें आपको क्या नोट करना है कि ना फ्री ट्रांजिशन मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल फ्री है जिसने अभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, उसके इसमें क्या होता है, द 5d ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। तो ये डीजनरेट होते हैं, मीन्स उनमें डीजनरेशन होती है। इसका मतलब होता है दे हैव इक्वल एनर्जी, तो उनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। बट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है दी डीजनरेसी स्प्लिट अप, तो डीजनरेसी स्प्लिट अप हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये आपको नोट करना है। और इसी में क्योंकि ज़्यादातर जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हम ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही स्टडी करते हैं, तो उसमें आपको नोट करना है कि 5d ऑर्बिटल स्प्लिट अप इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो वो जो 2 सेट बनते हैं जिनको हम आगे डायग्राम से दिखाएंगे, उनमें थोड़ी बहुत उनमें डिफरेंस इन एनर्जी होता है, स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें जो 3 ऑर्बिटल हैं जो मैंने बताए थे dxy, yz और dxz, ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, t2g ऑर्बिटल। और जो 2 ऑर्बिटल बताए थे जो ऊपर लेते हैं, एक तो था डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और एक था डी जेड स्क्र, तो ये हायर एनर्जी वाले होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ई जी ऑर्बिटल। तो ये सब हम डायग्राम से आपको आगे दिखाएंगे। तो आगे हम डायग्राम में देखते हैं 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस टाइप से होती है, तो यहाँ पे एक क्लियर डायग्राम है। तो इसमें पहले स्टेज 1 देखिए, डी ऑर्बिटल इन फ्री आयन। तो जब मेटल आयन फ्री होते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होती है, तो डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में ही होते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के वक्त जो है वो स्टेज 2 पे आ जाते हैं, मीन्स स्लाइटली हायर एनर्जी। हायर एनर्जी पर आने के बाद जो है वो स्प्लिटिंग होती है। तो इसको हम लिखते हैं स्टेज 2 को एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड में उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, मीन्स की लिगेंड जब अप्रोच करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के वक्त वो हायर एनर्जी पर चले जाते हैं और साथ के साथ वो स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को जो डी एक्स वाई, वाई जेड और डी एक्स जेड थे, उन्हें हम क्या बोलते थे, t2g ऑर्बिटल। और हायर एनर्जी वाले जो है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, इन्हें हम क्या बोलते थे, ई ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पर अगर आप सेंटर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, ये बेरी सेंटर बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि 50% नीचे और 50% ऊपर। तो ये ध्यान रखना है कि ये 0.6 मीन्स 60% ऊपर है और 40% नीचे है। तो ये इसको 0.6% लिखा जाता है और इसको -0.4 लिखा जाता है, इस टाइप से। और ये ट्रायंगल के साथ ये क्या लिखा है, ये डेल्टा ओ है। ये दोनों ऑर्बिटल्स जो स्प्लिट अप हुए हैं, उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मीन्स डिफरेंस इन एनर्जी और ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल की। ये डिफरेंस जो है हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए दिखाया है। तो जो स्केयर प्लेनर है और जो दूसरे थे टेट्राहेड्रल, उनकी स्प्लिटिंग एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होती है, वो थोड़ा अलग टाइप से होती है। उसको भी आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन मेनली हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग ही दिखानी होती है। तो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ t2g एंड eg ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड एज CFSE। तो आपको ध्यान रखना है, इसको CFSE बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं। आगे आपको नोट करना है, ये पहले फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। डायग्राम देखने के बाद आपको नोट करना है द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो t2g और eg थे, इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम CFSE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, दिस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। तो अरेंजमेंट जो है लिगेंड्स का, जो हम यहाँ पे लगाने लगे हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर CFSE वैल्यू। CFSE वैल्यू के हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड्स को अरेंज कर लेते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, जो ऑर्डर है लिगेंड्स का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE वैल्यू, इसी को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। जैसे ये आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड आयन है, ये जो हैलाइड आयन है, इनका लो वैल्यू ऑफ CFSE होता है। और ये OH, ये C2 2 नेगेटिव है, ऑक्सीलेट आयन, वाटर भी, ये सारे जो हैं लो वैल्यू ऑफ CFSE वाले लिगेंड हैं। और इधर जो है CFSE की वैल्यू बढ़ती जा रही है। CN जैसे आपको बताया गया था कि इसका हाई वैल्यू ऑफ CFSE होती है।
तो CFSE की वैल्यू के बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो तीसरे नंबर पर आपको ये बात ज़रूर नोट करनी है कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ CFSE तो उसको तो बोलेंगे हम वीक लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड बोला जाता है इस थ्योरी में, या आप वीक लिगेंड भी बोल सकते हैं सिंपली। और आगे है हायर वैल्यू ऑफ CFSE, जिस केस में CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी जिस लिगेंड के केस में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या शॉर्ट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इस तरह से कोई लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू ऑफ CFSE पे डिपेंड करता है। वैल्यू अगर कम है तो लिगेंड वीक है, वैल्यू अगर ज़्यादा है CFSE की तो लिगेंड जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर कॉम्प्लेक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो सकती हैं वो यहाँ पे आपको नोट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट। तो हाई स्पिन कैसे होगी और लो स्पिन कैसे होगी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो हम पहले आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो सपोज डी में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके बाद 5 वाला केस भी लेंगे। तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, सपोज 2 ऑर्बिटल में, आपको याद है कि नीचे वाले को T2G और ऊपर वाले को EG बोलते हैं। तो अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते तो आप देखते तो कि वो लोअर T2G ऑर्बिटल में ही आ जाते। तो अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा ये आपको सोचना है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाए और ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल है EG उसमें शिफ्ट ना हो। अगर ऐसा हुआ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और ये लो स्पिन स्टेट बन जाएगी। तो दूसरा केस लेते हैं जो राइट साइड पे लिखा है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ऐसे लोअर जो T2G ऑर्बिटल हैं उसमें आ जाते हैं, और ऐसा हो सकता है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले जो EG ऑर्बिटल है उसमें चला जाए, और इस तरह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको 4 दिखाई देंगे। तो जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ये स्टेट रहती है हाई स्पिन। तो इस तरह से लो स्पिन या हाई स्पिन का बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 3 के अलावा वो नीचे वाले T2G में जाता है या ऊपर वाले EG में जाता है। तो आपको समझना यह है कि वो T2G वाले में कब जाएगा और ऊपर वाले EG में कब जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं D5 वाला केस स्टडी कर लेते हैं। तो अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते तो वो नेचुरली तीनों नीचे ही होते, और फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि वो नीचे ही एडजस्ट हो जाए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे और ये लो स्पिन स्टेट बनेगी। और डी में 5 इलेक्ट्रॉन हम आगे दूसरा केस लेते हैं कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले ऑर्बिटल में, और जो है फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है आप इसको ऊपर भेज दीजिए इस तरह से। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड और EG में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से ये हाई स्पिन स्टेट बनती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो जो D3 के अलावा जो बाकी इलेक्ट्रॉन हैं वो नीचे ही एडजस्ट होंगे यूजुअली या ऊपर चले जाएंगे। तो लो स्पिन स्टेट या हाई स्पिन स्टेट कौन सी स्टेट बनने के चांसेस हैं ये आपको समझना है। इस पॉइंट को हम D5 वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये लो स्पिन और हाई स्पिन का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो ये लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन, ये डिपेंड करता है CFSE वैल्यू पर। अगर CFSE वैल्यू हाई होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा O हायर देन पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी अभी बताया नहीं है। तो ये डेल्टा O जो है CFSE की वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर है तो इनका T2G और EG का जो एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा हाई CFSE वैल्यू में, और इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ और फिफ्थ ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे और ये नीचे ही आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो जिस केस में CFSE वैल्यू हाई होती है उस केस में ये लो स्पिन स्टेट बनता है। तो ये आप देख रहे हैं क्योंकि ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता और वो नीचे ही पेयर अप हो जाता है। तो इस टाइप से पेयरिंग हो जाती है, तो इसका मतलब लेस पेयरिंग एनर्जी है। पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब है कि पेयरिंग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो CFSE की वैल्यू जब हाई होती है तो क्या आपको याद है ये कौन से लिगेंड के लिए थी? ये आपको बताया गया था कि ऐसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जैसे CN था उसमें पिछली थ्योरी में भी आपने देखा था कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनता था।
अब देखते हैं दूसरा केस, CFSC की वैल्यू अगर लो है, CFSC की वैल्यू लो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मींस पेयरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो देख लेते हैं। अगर CFSC की वैल्यू कम है तो इसका मतलब जो है डी में 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो फोर्थ और फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये गैप कम है CFSC की वैल्यू कम होने से, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर EG ऑर्बिटल में चले जाएंगे और इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन। तो ऐसे केस में जहाँ पे CFSC की वैल्यू लो है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उसमें पेयरिंग जो है वो नहीं होती है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा का मतलब है पेयरिंग नहीं होती, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कौन से लिगेंड होते हैं, वो आपको याद है कि वीक लिगेंड जो फ्लोराइड क्लोराइड वगैरह थे उनके केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता था, और ऐसे वीक लिगेंड के केस में CFSC की वैल्यू होती है लो। इसी पॉइंट से आपको सेकंड प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक करेक्टर है वो भी समझ लेना है। तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो पिछले पॉइंट को देखते हुए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में CFSC की वैल्यू हाई होती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि यहाँ लो स्पिन दिखाया गया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब कम होते हैं CFSC की वैल्यू हाई होने से, तो वो लेस पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अगर सारी पेयरिंग हो जाए तो डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। और दूसरा केस लेते हैं वीक लिगेंड का। वीक लिगेंड के केस में आपको याद है कि CFSC की वैल्यू लो होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग नहीं करते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से करैक्टर जो है वो कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो आपको याद रखना है कि हाईली पैरामैग्नेटिक जो है वो वीक लिगेंड के केस में होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो लेस पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है कलर। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है, तो यहाँ पे ये विबग्योर भी लिखा है और आपको ये भी पता है कि जो वेवलेंथ जो है इसमें रेड की ज़्यादा होती है, तो इस टाइप से वेवलेंथ का ऑर्डर रहता है। तो आपने ये सुना होगा कि जिन केस में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं वही सब्सटेंस जो है वो कलर्ड होते हैं। तो ये आपको यहाँ देखना है कि जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, जो लोअर ऑर्बिटल हैं 3 जो T2G कहलाते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल में आपने देखा था, और ऊपर वाले को EG। तो इस तरह से अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में किसी कॉम्प्लेक्स में, सपोज तो वो T2G में ही होगा ऐसे हाफ फील्ड, तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, तो वो कोई पर्टिकुलर कलर जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो कोई वेवलेंथ पर्टिकुलर क्या हो जाती है, एब्जॉर्व हो जाती है। सपोज ये वायलेट या ब्लू कलर जो है एब्जॉर्व हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांजिशन मीन्स की जंप हो जाता है फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल T2G टू हायर EG ऑर्बिटल। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन T2G वाले से जंप करके हायर EG ऑर्बिटल में चला जाता है इस तरह से। तो ऐसा करते हुए जो है जो कलर वो अब्जॉर्व करता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग कलर जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस केस में अगर कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में ये वायलेट या ब्लू कलर अब्जॉर्व होते हैं तो रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है। अगर रेड अब्जॉर्व हो जाए तो बाकी का कलर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर T2G ऑर्बिटल से हायर EG ऑर्बिटल में जाते वक्त कौन सा पर्टिकुलर कलर वो एब्जॉर्व करता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कलर जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, नीचे ऊपर सब फुली फिल्ड हों, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा और ऐसे केस में जो सब्सटेंस है वो कलरलेस होगा या वाइट कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर सारे ही डी ऑर्बिटल एम्प्टी हैं किसी पर्टिकुलर केस में, तो उस केस में भी वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो कलरलेस होना जो है वो डिपेंड करता है कि इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड और ऑल डी ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। तो इस केस में जहाँ पर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे वहीं पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा और वही सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। क्योंकि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते ही हैं, इसलिए वो मोस्टली जो है वो कलर्ड ही होते हैं।